जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे रेमल चक्रवात के बारे में और हम लोग जानेंगे कि कोई भी चक्रवात किस तरह उत्पन्न होता है और चक्रवात आने से हमें कैसी कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसे तो चक्रवात का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसका प्रभाव आपके ऊपर कितना पड़ा इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर कोई साइक्लोन से आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, आपके फैमिली पे इफेक्ट पड़ता है, तब आपको लगता है कि ये चक्रवात जो था बहुत ही खतरनाक था। लेकिन अगर ये आपके परिवार से होकर नहीं जाता है तो ये सिर्फ एक नॉर्मल सा हवा होता है, जो कि बहुत तेज हवा था और बहुत अच्छा हवा था, ऐसा आपको महसूस होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। कितना ज़्यादा होता है इस वीडियो को आप देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है अम्फान के समय का है और उस समय एक बड़ा सा पेड़ जो है आकर हमारे दुकान पर गिरा था। ये जो है ना हमारा दुकान है, इसी के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ गिरा था। अब इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि साइक्लोन कितना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। देखिए, धरती के बीचों बीच जो लाइन गया है इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा धरती को दो गोलार्धों में बांट देता है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अगर उत्तरी गोलार्ध को ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर 80% स्थल है और सिर्फ 20% में ही पानी फैला हुआ है। लेकिन अगर दक्षिणी गोलार्ध में आप देखें तो यहाँ पर ठीक उसका उल्टा, यानी 20% भाग पर स्थल है और 80% भाग पर आपको जल देखने को मिलेगा। अभी जो रेमल साइक्लोन आया है, बंगाल की खाड़ी में जो रेमल साइक्लोन बना है, ये क्यों बना है इसको समझने के लिए आपको उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब को समझना पड़ेगा। और इसको हमने बहुत ही सहज तरीका से एक एग्जाम्पल देकर समझाया है, इसको आपको देखना चाहिए। देखिए, हम लोग उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब को समझने के लिए एक तरफ हमने चापदानी और दूसरी तरफ भद्रेश्वर का एग्जाम्पल लिए हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सूर्य का किरण अभी दोनों तरफ समान रूप से पड़ेगा, जिसके कारण दोनों जगह समान टेम्परेचर होगा। और हम जानते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर कहीं टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ प्रेशर लो होगा, और अगर कहीं टेम्परेचर लो होगा तो वहाँ प्रेशर हाई होगा। इसी चीज को हम लोग समझेंगे, और हमेशा हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गमन करता है, हम इस चीज में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सूर्य का किरण अभी भद्रेश्वर हो या चापदानी हो, दोनों तरफ समान रूप से है, जिसके कारण अभी कोई भी हवा नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही चापदानी में, अगर यहाँ पर चापदानी में बादल आ जाए, और इस कंडीशंस में जैसे ही बादल आ जाएगा और सूर्य का रोशनी जैसे ही गिरेगा, तो बादल क्या करेगा, सूर्य की गर्मी को सोख लेगा, जिससे चापदानी में कम गर्मी पड़ेगा और भद्रेश्वर में बहुत ज्यादा। जिसके कारण होगा क्या कि भद्रेश्वर में हाई टेम्परेचर हो जाएगा और चापदानी में लो टेम्परेचर हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ का हवा गर्म होकर हल्का हो जाएगा और ऊपर की ओर गमन करने लगेगा। और जैसे ये हवा ऊपर की ओर गमन करेगा तो यहाँ का हवा जैसे ही ऊपर होकर गमन करेगा तो यहाँ पर रिक्त स्थान हो जाएगा, क्योंकि ये गर्म हवा जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ पर खाली जगह हो जाएगा, और हवा जैसे ही ऊपर चल जाएगा तो यहाँ पे हवा का प्रेशर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, और यहाँ पर हवा कहीं नहीं गया, जिसके कारण यहाँ हाई प्रेशर हो गया, और हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ का खाली स्थान जो होगा, इसको भरने के लिए चापदानी का हवा कहाँ जाएगा, भद्रेश्वर की ओर जाएगा। तो याद रखिएगा, हमेशा जहां हाई टेम्परेचर होता है वहां प्रेशर लो हो जाता है, और जहां
लो टेम्परेचर होता है वहां हाई प्रेशर होता है, और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गमन करता है। जैसे पानी हमेशा हाई से लो की ओर गमन करता है, उसी तरह हवा भी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गमन करता है, और साइक्लोन इसी तरह से बनता है। अभी हम लोग देखेंगे कि साइक्लोन कैसे बनता है। देखिए, साइक्लोन को समझने के लिए आपको उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, हम लोग जानते हैं कि सूर्य की किरण वर्ष भर भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, लेकिन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य का किरण लंबवत चमकते रहता है। इसीलिए कर्क रेखा और मकर रेखा का बीच का जो क्षेत्र होता है उष्णकटिबंध कहलाता है। कहने का मतलब सबसे गर्म स्थान कहलाता है। 22 दिसंबर का स्थिति ऐसा होता है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है, तो उस समय यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया मकर रेखा पे आ जाता है, तो उस समय यहाँ पर मकर संक्रांति मनाया जाता है। लेकिन मकर संक्रांति के बाद यानी 22 दिसंबर के ठीक 3 महीना के बाद जो सूर्य जो है उसका उत्तरायण होता है, यानी उत्तर की ओर ये घसकते जाता है, और ठीक 21 मार्च को सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकने लगता है। उस समय भूमध्य रेखा के पास जितना भी देश है वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है। ठीक 21 मार्च के बाद 3 महीना के बाद 21 जून को ये पहुंचता है कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा पर उस समय लंबवत चमकता है। उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं कर्क संक्रांति। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरा है, भारत के 8 राज्य से होकर गया है, और भारत में 21 जून को बहुत ज्यादा गर्मी इसलिए पड़ता है क्योंकि सूर्य की किरण कर्क रेखा पर 21 जून को लंबवत पड़ता है, और इसीलिए भारत में 21 जून को बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है। उस समय सूर्य भारत के बहुत करीब रहता है। लेकिन जैसे ही जून के बाद सूर्य का दक्षिणायन होने लगता है, अब ये नीचे उतरेगा, और ठीक 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर चमकता है। तो भारत से थोड़ा सा दूर होने पर अब धीरे धीरे शीत ऋतु का आवागमन शुरू होगा। उसके बाद देखिए, सितंबर के बाद फिर दिसंबर में फिर 22 दिसंबर को कहाँ जाएगा, मकर रेखा पे आ जाएगा, और ऐसे ही हर साल होते रहता है। यानी वर्ष में 2 बार जो है भूमध्य रेखा पर सूर्य का किरण चमकते रहता है। ठीक है, तो जब सूर्य जो है मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ जाता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध से जब उत्तरी गोलार्ध में जाता है, तो इस स्थिति को हम लोग उत्तरायण बोलते हैं। और जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जब मूव करता है, तो उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं दक्षिणायन। ठीक है, यानी अभी मई का महीना चल रहा है, अभी सूर्य का क्या हो रहा है, उत्तरायण हो रहा है। जून तक यानी 21 जून तक जो है उत्तरायण होगा। 21 जून के बाद जो है सूर्य जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, यानी मकर रेखा की तरफ जाएगा। उस स्थिति को हम लोग बोलेंगे दक्षिणायन। ठीक है, अब देखिए साइक्लोन कैसे बन जाता है। अच्छा, यहां पर देखिए सूर्य का किरण वर्ष भर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच चमकता है, इसलिए पृथ्वी का जो बीच का भाग है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का भाग है, जिसको हम लोग लाल से दर्शाए हैं, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंध। और भारत का जो दक्षिण भारत है, ये उष्णकटिबंध में पड़ जाता है। और यही कारण है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में हमेशा साइक्लोन बनते रहता है। जब बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनता है तो उस समय पूर्वी तट को बहुत नुकसान पहुंचाता है, और जब अरब सागर में साइक्लोन बनता है तो उस समय पश्चिमी तट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि भारत देखिए, भारत के पूरब में यहाँ बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में जो है अरब सागर है। जब भी साइक्लोन अगर बंगाल की खाड़ी में बन जाता है, जैसे कि रेमल साइक्लोन जो है बंगाल की खाड़ी में बना है, और ये धीरे धीरे बंगाल की तरफ बढ़ रहा है, और इससे अभी बहुत सारा नुकसान होने वाला है। आज देखिए, हो सके तो 7 बजे शाम तक साइक्लोन जो है तट से टकरा जाए। ठीक है, अच्छा, यदि मान लीजिए अगर अरब सागर में अगर साइक्लोन बनता है तो उस समय महाराष्ट्र, गुजरात ये सबको तबाह कर देता है, क्योंकि अरब सागर के करीब में यही पश्चिमी तट पड़ जाता है, और इसके सामने जो भी, इस साइक्लोन के सामने जो भी पश्चिमी तट आएगा उसको नुकसान पहुंचाता है। कहने का मतलब है, अगर बंगाल की खाड़ी में अगर बनता है साइक्लोन तो पूर्वी तट को नुकसान पहुंचाता है, और पश्चिम में अगर अरब सागर में अगर बनता है तो उस समय पश्चिमी तट को ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है।
अच्छा, इसमें देखिए साइक्लोन जो है दो तरह का होता है, एक होता है एंटी साइक्लोन, एक होता है साइक्लोन। साइक्लोन में क्या होता है, बीच में जो है लो प्रेशर बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ा होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तभी तो यहाँ लो प्रेशर बना है, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे का उल्टा होता है। इसका मतलब यहाँ हाई टेम्परेचर हुआ होगा, इसीलिए यहाँ लो प्रेशर है। देखिए यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ ज्यादा है, तो हमेशा हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगा, यानी हवा जो है बाहर से केंद्र की ओर जाएगा। और एंटी साइक्लोन में क्या होता है, अंदर में बन जाता है हाई प्रेशर और हवा हमेशा हाई से लो प्रेशर यानी बाहर की ओर जाएगा। यहाँ पे देखिए ज्यादा है और ऊपर में देखिए कम है, इसका मतलब हवा हमेशा सेंटर से कहाँ जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। ये कब जाएगा, एंटी साइक्लोन में। और एंटी साइक्लोन उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है क्योंकि इससे बारिश उरिश नहीं होता है, लेकिन जो साइक्लोन होता है ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लो प्रेशर बना है, इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहा होगा, तो यहाँ पे जब हाई टेम्परेचर रहा तो प्रेशर लो हुआ, तो आसपास का हवा जब इसे इसको भरने के लिए आया, ये भी गर्म होकर ऊपर उठ जाता है, और गर्म हवा जब ऊपर उठता है, ऊपर जाकर ठंडा होता है और बादल का रूप ले लेता है, तो बहुत ज्यादा बारिश करवा देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लोन। तो साइक्लोन जब भी होगा तो आसपास में उसके चारों ओर क्या होता है, बादल रहता है, जिससे काफी वर्षा होता है। लेकिन एंटी साइक्लोन में क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चारों ओर छिटक जाता है, जिससे बादल उदल का निर्माण नहीं होता है, कोई भी तरह का बारिश नहीं होता है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है साइक्लोन, क्योंकि यहाँ पे देखिए लो प्रेशर बना है, और लो प्रेशर बना है इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, और हाई होने के कारण यहाँ का हवा गर्म होकर ऊपर उठेगा और ऊपर उठ के बादल बना लेगा। याद रखिएगा, साइक्लोन जब भी बनता है तो उस साइक्लोन के चारों ओर बादल रहता है, इसीलिए इसमें तूफान के साथ बारिश होता है और बहुत ज्यादा हो जाता है। देखिए अब हम लोग समझेंगे कि साइक्लोन कैसे बनता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि स्थल भाग है और ये जल भाग है। दोनों में अगर गर्म होने का बात किया जाए तो सबसे पहले स्थल भाग गर्म होता है और बाद में जल भाग गर्म होता है। यानी गर्म सबसे पहले स्थल होता है, बाद में जल भाग होता है। लेकिन जब ठंडा होने का बात होता है तो जल देर से गर्म होता है तो ठंडा भी देर से होता है, लेकिन स्थल जो है जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। तो जैसे ही सूर्य का दक्षिणायन होता है, कहने का मतलब सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है उसमें सूर्य का दक्षिणायन हो जाता है, उस समय धरती ठंडा होता है। यानी भारत का ये जो पोर्शन है, दक्षिणी भाग जो है वो अब ठंडा होगा। तो उस कंडीशंस में पानी जो है देर से ठंडा होता है, स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है। तो यहाँ जब देर से ठंडा हुआ, इसका मतलब स्थल भाग की तुलना में ये थोड़ा गर्म रहता है। तो गर्म होने के कारण यहाँ हाई टेम्परेचर और यहाँ लो टेम्परेचर हो जाता है। तो जब यहाँ हाई टेम्परेचर है तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर और प्रेशर जो है एक दूसरे का उल्टा होता है। इसीलिए जैसे यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा तो यहाँ प्रेशर लो हो जाता है और हवा तेजी से लो प्रेशर की ओर बढ़ता है, और ये हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाता है और एक भवंडर का रूप ले लेता है, और ये एक चक्रवात का निर्माण कर देता है और ये साइक्लोन बना देता है। और ये साइक्लोन घूमता हुआ अगर मान लीजिए बंगाल की खाड़ी में बना तो पूर्वी तट को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा देता है, ठीक है। और ये भवंडर को ये तब तक ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जब तक ये पानी में रहता है, और जैसे ही ये जाकर किनारे से टकरा जाता है तो इसका पावर जो है धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि इसको पावर पानी का गुप्त उष्मा से मिल जाता है। इसीलिए जब तक भवंडर जो है यानी साइक्लोन जो है पानी के अंदर रहता है तब तक इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, और जैसे जैसे ये तट से टकरा जाता है तो इसका पावर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका नामकरण किस आधार पर किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में जो भी साइक्लोन आता है उसका नामकरण यही 13 देश मिलकर रखते हैं, और इस लिस्ट में 13 देश हैं, और 13 देशों का नाम जो है अल्फाबेट के हिसाब से सजाया हुआ है। जैसे पहले नंबर पे आता है बांग्लादेश, उसके बाद इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, इस तरह से 13 देशों का लिस्ट है, और ये लोग अल्फाबेट के हिसाब से अपना नाम रखते हैं। जैसे कि अभी रेमल जो साइक्लोन आ रहा है इसका नाम जो है ओमान ने तय किया है और उसका नाम रखा है का रेमल। अब इसके बाद अगर बंगाल की खाड़ी हो या उत्तरी गोलार्ध में,
उत्तरी गोलार्ध में कहीं भी साइक्लोन अगर बनेगा तो इसके बाद नंबर आता है ओमान के बाद पाकिस्तान। अब की बार जो भी साइक्लोन आएगा उसका नाम कौन रखेगा? पाकिस्तान रखेगा। ठीक है, ये लोग पहले से ही नाम तय करके रख देता है, लेकिन याद रहे ये जो नाम ये लोग रखते हैं ये 8 लेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ना ही ऐसा नाम कोई रखेगा जिससे कोई देश को कोई आपत्ति हो। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान का है तो कहीं पाकिस्तान ऐसे ना रख दे कि नरेंद्र मोदी के बारे में लेकर कुछ उल्टा पुल्टा बोल दे, ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो इसको इस लिस्ट से निकाल भी दिया जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ नियम कानून है, उस नियम कानून को लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिए 8 लेटर का नाम होना चाहिए, और ऐसा नाम हम नहीं रख सकते हैं जिससे किसी दूसरा देश को तकलीफ पहुंचे। ठीक है, तो ये जो रेमल साइक्लोन आ रहा है ये पूछ सकता है कि रेमल साइक्लोन का नामकरण किसने किया था? तो याद रखिए ओमान देश ने किया था। ठीक, देखिए अब हम लोग देखेंगे कि साइक्लोन आने पर हमें कैसी कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका घर कच्चा मकान है, ठीक है, तो उस समय साइक्लोन के समय उस घर से निकलकर किसी पक्के मकान में शरण ले लेना चाहिए। साथ ही साथ मान लीजिए आपके घर के पास अगर कोई बहुत बड़ा वृक्ष है, पेड़ है, तो वहां से आपको हट जाना चाहिए, क्योंकि साइक्लोन जब आता है तो बहुत तेज हवा चलता है, हो सकता है पेड़ उस घर पे गिर जाए। इसीलिए आप अपना सेफ्टी के लिए एक अच्छे जगह पर शरण ले जहां पे पेड़ ना हो। साथ ही साथ अगर कहीं इलेक्ट्रिक का पोल है तो वहां से हट जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो है पेड़ उड़ इलेक्ट्रिक पोल पर अगर गिर जाए तो आपको इलेक्ट्रिक का शॉर्ट लग सकता है। और साथ ही साथ आप जब कहीं शरण ले तो साइक्लोन आने से पहले अपना मोबाइल को भी अच्छा से क्या करे, सप्लाई देकर उसको चार्ज कर ले, क्योंकि जब भी साइक्लोन आता है तो करंट भी बहुत लंबे समय तक कट जाता है। और साथ ही साथ अपने लिए पीने के लिए पानी भी स्टोर करके रख ले, क्योंकि करंट जाते ही जितना भी कल पानी है सब बंद हो जाता है। तो पानी सही समय पे आपको मिल पाए इसके लिए आपको पहले से ही भर के रख लेना चाहिए। और साथ ही साथ जो बच्चा लोग को आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं तो उनके लिए दूध ले जाना ना भूलें, क्योंकि बच्चा लोग को बराबर सही समय पर दूध भी देना जरूरी है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा।